बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे जाएँ इस वीक। और काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ मुझे आ रही हैं जिस मौजू पर मैंने बात की थी लास्ट वीक कि अगर हमारा बच्चा 26 का है और वो अभी हाफ लाइफ रूट पर है, अगर वो जो नई कंसेशन जो होम ऑफिस ने ऐलान की है उसका फ़ायदा वो उठा सकता है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली नॉट नो। अगर आपकी एज है बिटवीन 18 to 25 और आपने आधी ज़िंदगी गुजारी हुई है, फिर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी एज है ओवर 25, 26, 27 और आपने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी हुई है यूके में और आप उस रूट पर हैं, फिर भी आप इस कंसेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और ये काफ़ी आप कह लें अनजस्ट है, लेकिन फ़िलहाल यही पॉलिसी है। उम्मीद है कि अभी जो मुख्तलिफ इदारे हैं, तंजीमें हैं जो होम ऑफिस के साथ रब्ता कर रही हैं, वो जब प्रेशर डालेंगी शायद होम ऑफिस इस पॉलिसी को बदल दे। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए अगर आप 18 to 25 हैं और आपने आधी ज़िंदगी यहाँ यूके में गुजारी है, फिर ही आप इस कंसेशन का जो ILRT कंसेशन है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी यूरोपियन नेशनल्स के हवाले। अक्सर कॉल्स अभी आ रहे हैं मेरे पास कि मैंने अपना यूरोपियन पासपोर्ट हासिल किया है लास्ट मंथ, अगर मैं आ सकता हूँ यहाँ यूके में काम करने के लिए। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग आ भी गए हैं क्योंकि वहाँ बॉर्डर क्रॉसिंग में कोई सवाल नहीं पूछे जाते और वो यूरोपियन नेशनल अभी कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने की सेटलमेंट स्कीम के ऊपर। अब तो आप यहाँ गए हैं, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ। जब आप अपनी आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं होम ऑफिस को और वो देखते हैं कि जी ये पासपोर्ट तो इशू हुआ था 2021 में, हमें प्रूफ दें कि आपको नेशनैलिटी मिली थी 31 दिसंबर से पहले, और वो प्रूफ तो आपके पास होता नहीं है और इस वजह से होम ऑफिस फिर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है। इसलिए अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और अभी इस साल 2021 में आपको इशू हुई थी नेशनैलिटी, मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ ना आएँ इस उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ सेटल होऊंगा। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है वर्क परमिट के ऊपर, फिर आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ काम भी कर सकते हैं और 5 साल बाद आप सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे आप आना चाहते हैं, प्लीज़ ये ना करें। ये थी 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो। हेलो, यू लाइव होने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने एक बात आपसे ये पूछनी थी। मेरा 10 ईयर्स रूट के ऊपर 2.5 ईयर का जो मेरा 10 ईयर रूट के ऊपर है, मेरी लास्ट एक्सटेंशन मैंने अपनी जमा करवाई हुई है। अप्रैल में करवाई थी, अभी नियरली 6 मंथ हो गए हैं। अभी तक वो कोई आंसर नहीं दे रहे। मेरे जो एम्प्लॉयर है वो भी मेरे पूछते हैं उसका कि जी आप बताएं आपका क्या बन रहा है ये वो। तो वो कोई कहते जी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो अगर वो अभी मुझे 6 महीने तक अगर नहीं बताते तो इसका नेक्स्ट में क्या इसका कोई हल करूं? मुझे ये प्लीज आप जरा बता सकते हैं कि और रफली बता दें कितनी देर तक ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वैसे तो होम ऑफिस की पॉलिसी यही होती है कि विदिन 6 मंथ्स में हम आपको जवाब दें। अब आपने मुझे बताया आपने अप्रैल में एप्लीकेशन सबमिट किया था, सो जो मेरे ख्याल में हो गए हैं तकरीबन 7 to 8 माह। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप एक सख्त सा लेटर उनको लिख के अपने सिस्टर के थ्रू उस अब अपने एप्लीकेशन का हवाला दें कि जी देखें 7-8 माह हो गए हैं, आपकी पॉलिसी कहती है कि 6 माह के अंदर आप डिसीजन करते हैं, प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करें। नंबर 1। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अपने एमपी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके पास जाएं, उसको एक्सप्लेन करें कि जी देखिए 8 माह हो गए हैं, मेरा एम्प्लॉयर मुझे तंग कर रहा है, अभी तक होम ऑफिस मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा, प्लीज़ आप होम ऑफिस को लिखें और वो आपको जवाब देंगे। जैसे ही वो जवाब देंगे आपके एमपी को, फिर उम्मीद है कि वो एप्लीकेशन को भी एक्सपेडाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com,
इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना भी चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी टर्न नहीं आई, आज रात को ये वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर कामरान इजाज़। अगर आप यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ टाइप करें कामरान इजाज़, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक एडवाइस लेनी थी, पूछना था। जी जी पूछिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद असफान है। तो मैं ना जो नहीं होता है, इमिग्रेशन का थोड़ा सा मसला है। मुझे ना 26 मंथ प्रिजन हो गई थी, सजा हो गई थी। तो मुझे ना यहाँ पर 18 साल 18 ईयर हो गए हैं इंग्लैंड में रहते हुए ना। मेरी वाइफ है, मेरे 4 बच्चे हैं। तो अंडर एज है, वो अंडर 16 ईयर ओल्ड है। ठीक है। तो चार बच्चे हैं। तो और वाइफ मेरे साथ ही रहती है। मेरा खुद का मकान है मोगज पर। ठीक है, मुझे एक बात बताएं भाईजान, ये जो सज़ा जी जी। आपको हुई थी ये किस वजह से हुई थी? आपको क्या आपका जुर्म था? जो ड्रग्स का था, क्योंकि ना वो ड्रग्स का मेरे पर इल्जाम लगाया गया था उसमें। आप ड्रग्स बेच रहे थे यार? जी बिल्कुल। ठीक है। और ये सज़ा आपको कब हुई थी? ये 2019 में हुई थी। ठीक है। तो और ये उस टाइम 2019 होम में ऑफिस ने, सॉरी, उस टाइम होम ऑफिस ने आपके ख़िलाफ़ डिपोर्टेशन ऑर्डर किया होगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल। और वही आपको आपको अपील मैं राइट भी इमिग्रेशन दिया जेल होगा। के ऊपर हूँ। आपको अपील राइट भी दिया होगा उस टाइम, आपने अपील की थी? अपील मैंने की हुई है। मैं इमिग्रेशन बेल पर हूँ, तो अपील भी की हुई है। वो सभी कुछ चल रहा है। ठीक है। और अभी आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि वो उन्होंने सेक्शन 32 लगाया था मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे ये भेज सकते हैं पाकिस्तान, या क्योंकि मुझे इतना टाइम भी हो गया। सिर्फ पासपोर्ट जो है ना वो मेरा पाकिस्तानी है, इंडेफिनिट स्टे भी है, सभी कुछ है। सिर्फ मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं बनाया। ठीक है। और जो आपका सलिस्टर है वो क्या कहता है आपको? वो तो लव राइट केस, वो कहते हैं ह्यूमन राइट के ऊपर ना ये नहीं भेज सकते, क्योंकि आपके बच्चे हैं यहाँ पर और आपकी वाइफ है यहाँ गलत पर। कह रहा है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जब आपको 12 माह से ज़्यादा सज़ा होती है, होम ऑफिस के जो रूल्स हैं वही कहते हैं कि हम आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक आर्गुमेंट है कि आपकी फैमिली लाइफ यहाँ है, आपकी ब्रिटिश स्पाउस है, आपके ब्रिटिश बच्चे हैं, वो एक एग्जेम्पशन है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। कि रूल्स कहते हैं कि अगर आपको सज़ा हुई है 1 तो लेके 4 साल उसके दरमियान, सो आपको हुई है तकरीबन 26 मंथ, 2.5 साल कह लें, आप उस एग्जेम्पशन पर रिलाई कर सकते हैं। एक तो है प्राइवेट लाइफ की, कि मैंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी यहाँ यूके में गुजारी है, लेकिन वो आपके केस में नहीं लगेगी, क्योंकि होम ऑफिस आर्ग्यू करेगी कि जी देखें ये जो शख्स था इसने ये पैदा हुआ पाकिस्तान, ज़्यादा टाइम उसने वहाँ गुजारा और वहाँ का कल्चर के साथ भी ये यूज़ टू है, और इसको वापस भेजा। सो वो पहली एग्जाम्पशन है। दूसरी है कि आपकी जो फैमिली लाइफ आपने यहाँ अपनी फैमिली यहाँ इस्टेब्लिश की हुई है, उस बेस पर आप रिलाई कर सकते हैं कि जी मुझे वापस भेजा ना जाए। रिलाई तो आप करेंगे इसके ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो केस लॉ है इस एक्सेप्शन पर वो है काफ़ी सख्त, और कोर्ट्स का ये कहना है, जजेस का, कि देखें जब हम किसी शख्स को डिपोर्ट करते हैं फैमिली तो सेपरेट होती हैं। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है इन डिपोर्टेशन केस कि अगर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से सेपरेट किया जाए, ये एक नॉर्मल चीज़ है, और वो ज़्यादातर आपके ख़िलाफ़ जाते हैं। सो इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस होगी, अपील आप ये ज़रूर जीत सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। मैंने अक्सर केसेस ये इस तरह के जीते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे, फिर ही जाके इसमें आपको एक चांस होगा। अगर आप समझते हैं कि जी मैं बच्चों की स्कूल रिपोर्ट्स लगा दूंगा, बच्चों का मैं खाली
एक लेटर लिख दूंगा, जो मेरे पड़ोसी हैं वो लेटर लिख देंगे, मेरी वाइफ वहाँ बयान दे देगी कि जी मैं ब्रिटिश हूँ, मैं नहीं जा सकती वहाँ, पाकिस्तान नहीं रह सकती इनके साथ। नाउ दैट्स नॉट इनफ। उस बेस के ऊपर आपकी जो डिपोटेशन है वो रिवोक नहीं करेंगे। सो इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस होगी कि एक सलिसिटर से मिलें, अपने सलिसिटर जाके पास डिस्कस करें कि जी मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ये अपील जीतूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ जी जी पूछो। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ 16 ਦਾ हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ 5 ਈਅਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ठीक हो 2.5 गया। ਈਅਰ ਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੋ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25-26 ਸਾਲ ਜਾਂ 20-21 ਸਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ रूट इस्तेमाल करना चाहते हो। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आसिफ खान बात कर रहा हूँ। जी जी। थोड़ी 2-3 एडवाइस आपसे लेनी सर, प्लीज बता दीजिएगा। एक तो सर मेरी बेटी को यहाँ पे 10 साल हो गए हैं पैदा हुए। इररेलेवेंट। तो मेरे 28 साल की लीव है, 7 ईयर पॉलिसी पे मुझे मिली थी। अच्छा ठीक है। एक तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, बच्ची के फिंगरप्रिंट हो गए हैं, एक तो जवाब कोई नहीं आया, 2 माह हो गए हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरे में ये था कि मैंने अपना 2.5 साल की वीज़ा मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोबारा फी वेवर के लिए एप्लीकेशन डाली है, तो उसका 2 माह हो गया है, जो जवाब नहीं आया। ठीक है। और तीसरा ये है कि मेरा एक बेटा 18 साल से ऊपर है, एक बेटी ऊपर है। उनकी मैंने फीसें जमा करवा के उनका केस डाला है, उन दोनों को फिंगरप्रिंट हो गए और हमारे फिंगरप्रिंट 2 माह हो गए नहीं आ रहे। प्लीज़ ये 3/4/16 का जवाब प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपने बच्चों के जो ओवर 18 कब एप्लीकेशन सबमिट की थे? जी जी, जो बच्चे ओवर 18 हैं अभी आपने एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, वो कब आपने सबमिट किए हैं? वो ये एक 1.5 माह हुआ। सारा इकट्ठा ही केस था, सारे को इकट्ठा का वीज़ा था, एक ही डेट थी, लेकिन जो उनसे बच्चे थे 18 साल से ऊपर हो चुके हुए थे और वो काम कर रहे थे, तो उनके इंश्योरेंस नंबर, उनकी पे वगैरह आ रही थी, तो उन्होंने फीसें जमा करवा के उनके फिंगरप्रिंट दोनों के हो गए हैं। और जिसकी 10 साल की बेटी है उसके भी फिंगरप्रिंट हो गए हैं, एप्लीकेशन जिसकी मैं डाली है। उसकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन आपने डाली है? जी जी, फी वेवर की नहीं, जो बच्ची है उसकी जो एप्लीकेशन आपने डाली है, कौन सी एप्लीकेशन डाली है? वो मैंने एक 10 साल की मेरी बेटी हुई यहाँ पे पैदा हुआ है। नेशनलिटी की एप्लीकेशन डाली है ना आपने? हाँ, नेशनलिटी की एप्लीकेशन डाली सर। ठीक है। और आपने अपना एप्लीकेशन जो सबमिट किया वो है फी वेवर का, करेक्ट? फी वेवर का। और वो आपने कब सबमिट किया था? वीज़ा एक्सपायर होने से पहले या वीज़ा एक्सपायर होने के बाद? वीज़ा एक्सपायर होने से महीना पहले, 1 माह पहले। और अभी वो पेंडिंग है, करेक्ट? अभी हाँ वो पेंडिंग है। और दोनों से 2 बच्चे 18 साल से ऊपर थे, उनकी मैंने फीस जमा करवाई थी, होम ऑफिस की और NHS की, ठीक है। 3000 पाउंड दोनों की। तो उनका जो था ना फिंगरप्रिंट हो गए हैं दोनों के। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे फिंगरप्रिंट क्यों नहीं है? 2 माह हो गए हैं, वेट कर रहे हैं सर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अमूमन आजकल ये होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अगर आपने बच्चे की नेशनलिटी एप्लीकेशन ऑनलाइन की है, 1-2 वीक बाद आपको रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि जी आप आएँ और हमें फिंगरप्रिंट्स दे जाएं। अगर आपने पेपर एप्लीकेशन की है उसमें थोड़ी सी वो डिले होती है वो इनविटेशन आने में, और अगर आपने पेपर किया है फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ऑनलाइन की है, मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि आप होम ऑफिस को कांटेक्ट कर लें कि जी मैंने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी, अभी तक मुझे
इनविटेशन नहीं आया फिंगरप्रिंट्स का, प्लीज़ मुझे भेजें। लेकिन कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ज़रूर भेजेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपने एक फ़ी वेवर एप्लीकेशन सबमिट की थी 1 मंथ बिफोर योर वीज़ा, और अभी तक वो पेंडिंग है, 2 माह हो गए हैं, कितना टाइम लगेगा? वो तो आजकल ले रहे हैं विदिन 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं उनको डिसाइड करने में। कभी कभी 1 वीक में भी वो डिसाइड कर लेते हैं। उनका जो एवरेज है वो है तकरीबन 6 to 8 वीक्स। और अभी अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा। आपकी जो लीव है वो अभी जारी है। सो इसलिए अगर 3 माह भी और पेंडिंग रहती है आपकी एप्लीकेशन, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक आपके बच्चों का एप्लीकेशन है, अगर उन्होंने सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट की और उनको भी फिंगरप्रिंट्स की अभी रिक्वेस्ट नहीं आई, अगेन आप होम ऑफिस को फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे प्लीज़ फिंगरप्रिंट की इनविटेशन भेजें। लेकिन आप अपने ईमेल में चेक करें या वहाँ रिक्वेस्ट आई होगी। लेकिन ये भी हो सकता है, अभी मेरे जहन में ये आया ख्याल, कि जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं और आपको कन्फर्मेशन आ जाती है, वहाँ आपको नज़र आता है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, वहाँ आपको नज़र आता है फॉर्म्स जो आपने साइन करने होते हैं, और वहाँ जाके एक बटन होता है कि प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, उस पर आपने क्लिक करना होता है और आपने खुद वो बायोमेट्रिक्स बुक करने होते हैं। सो हो सकता है कि आपने ये आखिरी कदम मिस कर दिया हो, और मैं आपको यही कहूँगा कि लॉगिन करें अपने एप्लीकेशन में और चेक करें कि ये आपने किया है या नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी हम इंडिया से हैं। हमारा जो छोटा है 4 इयर्स का है, तो हम लोग चाह रहे कि उसको 5 ईयर के जो रूट है ना उस पे डालने के लिए, तो वो अभी है या निकाल दिए 5 ईयर पे? अगर है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स में बताएं। हम दोनों भी पेरेंट्स इंडिया से हैं और हम लोग को 10 ईयर बेस पे हम लोग का परमिट मिला था, हम लोग को यहाँ पे रेसिडेंट परमिट, और हम लोग मेरे 4 बच्चे, तो हम सबका बायोमेट्रिक है। अच्छा, आप यहाँ इंडियन नेशनल हैं और आप 10 ईयर रूट पर हैं, जी जी सही? जी जी। ठीक है। और आपकी जो एक बच्ची है वो है 4 साल की। नहीं, जो बड़ी वाली है उसको ब्रिटिश यहाँ का मिल गया है। जी जी। अब जो छोटा लास्ट हमारा जो बेटा है वो अब 4 इयर्स का है। हम लोग उसका इंडियन पासपोर्ट नहीं बनाए, तो हम ठीक है, चाह रहे कि ब्रिटिश हमको मिलेगा, हम वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेरे ख्याल में आप स्टेटलेस एप्लीकेशंस के बारे में पूछ रही हैं। अभी भी वो रूट चल रहा है। प्रीति पटेल अपनी तरफ से कोशिश कर रही है उसको चेंज करने में, और अगर वो कामयाब हो जाती है, जो मेरे ख्याल में वो हो जाएगी अगले 2-3 माह में, फिर इसमें सख्ती आ जाएगी और आपको साबित करना होगा कि इंडियन हाई कमीशन ने आपको नेशनलिटी रिफ्यूज़ कर दी है। अभी आपने खाली ये साबित करना है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। सो जहाँ तक आपका भी ये सवाल है कि जो बच्ची अगर 5 साल की होगी, जो आज का लॉ है, उसके बेस के ऊपर आप बच्ची की नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगी। लेकिन जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं, फिर हो सकता है वो आपकी बच्ची को पासपोर्ट ना दें और आपको उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना हो। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा टर्न है स्पाउस वीजा पे। मेरी बेसिकली स्पाउस का है परमानेंट रेजिडेंस है स्पाउस वीजा पे, और उसके नेक्स्ट ईयर 5 इयर्स हो जाएंगे। लेकिन इस साल हम लास्ट ईयर हम बेसिकली 1 साल पाकिस्तान गुजार के आए कोविड में, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक रीजन थी जिस वजह से हमें बाहर रहना पड़ा था। तो क्या ये एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट करेगा? और दूसरा, स्पाउस वीजा पे जो रेजिडेंट परमिट होता है उस पर आप कितने दिन बाहर रह सकते हैं यूके से? ये मेरा क्वेश्चन था। सॉरी, दूसरा सवाल क्या था आपका? सॉरी एप्लीकेशन पे सॉरी, मुझे सुना नहीं गया, दोबारा दोहराइएगा उसको। मेरे स्पाउस का के पास परमानेंट रेजिडेंस है और उनको 5 इयर्स नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, तो वो आईएलआर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन हम 1 साल पाकिस्तान में गुजार के आए हैं लास्ट ईयर, तो क्या वो एप्लीकेशन में इम्पैक्ट करेगा? या एप्लीकेशन डिले होगी, या हम टाइमली एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं? विद रीजन बता सकते हैं कि क्या वजह थी हमारी बाहर रहने की? ठीक है, दूसरा सवाल आपका। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया। जी जी, शादी जगह कितना अर्सा बाहर रह सकते हैं, ड्यूरेशन कितना आप रूल्स के अकॉर्डिंगली बाहर रह सकते हैं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस देना चाहूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक भाई ने सवाल पूछा था कि उनके पास है रेजिडेंस कार्ड और कोविड की वजह से उन्होंने 6 माह से ज़्यादा तकरीबन 1 साल यूके के बाहर गुजारा है, और जब वो अप्लाई करेंगे सेटल स्टेटस के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। जहाँ तक होम ऑफिस की पॉलिसी है वो है गुड न्यूज़ आपके लिए कि अगर कोविड की वजह से आपने इवन अगर 1 साल आपने गुजारा है यूके के बाहर, उसको वो वेव कर देंगे। तो इसलिए अगर आपने 6 to 9 मंथ्स गुजारे हैं यूके से बाहर कोविड की वजह से, आप एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो टाइम आपने स्पेंड किया था आउटसाइड ऑफ द यूके उसको वो डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद भी अगर आपने 6 माह गुजारे हैं यूके से बाहर कोई और वजह से, उसको भी वो डिस्कार्ड कर देंगे। इसलिए अगर आपने 6-8 माह गुजारे हैं यूके से बाहर, आपने और आपकी वाइफ ने और आपके बच्चों ने, आप ये एग्जाम्शन का हवाला दे सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके केस में डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बात कर रही हूँ। मैं 2012 में जब मेरे मियाँ ने बुलाया था तो मैं आई हूँ। मेरे बच्चे 2 साथ थे। जी जी। तो वो इधर बहुत ब्रिटिश हो गए थे, बड़े हो गए थे जब, तो मैंने 2.5 साल के बाद अप्लाई किया ना वीजे के लिए। जी जी। तो उन्होंने कहा है कि इंग्लिश का मसला है, इंग्लिश नहीं आती है। जी जी ठीक है। पहले हमें पता नहीं था, 2.5 साल के बाद ही पता चला है ना इंग्लिश। फिर हमारे पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट उनके पास है, जी जी उसके पास। ठीक है। अभी मुझे 10 साल होने वाले हैं। तो उन्होंने वीजा नहीं दिया। आप अभी पहले एक कोर्ट में गए, जी जी मैं उन्होंने एक कोर्ट में बुलाया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, उन्होंने वीजा नहीं दिया। तो उन्होंने अब कहा है कि हमारा मुल्क छोड़ दो, तो चली जाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी बातों पर अमल करें। हेलो हेलो हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप उनकी बातों पर अमल करें। अगर वो कह रही है मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप चले जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे भी इधर हैं, मेरे मियाँ मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। जी जी। मैं अच्छा कैसे जा सकती हूँ? मुझे ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं वो उनकी एज कितनी है तकरीबन? मेरे बच्चे जो हैं अब तो वो माशाल्लाह बच्चों वाले हैं। इधर ही उनकी शादियां बाद में पाकिस्तान में जाके की हैं, वो ठीक अभी है। वो बच्चों वाले हैं। ठीक है। और जो आपके जो खावंद है हस्बैंड, उनकी एज कितनी है? उनकी एज अभी हो गई है, वो हो गए मेरे साल 28 साल पे। ठीक हो गया। आपकी एज कितनी है तकरीबन? मेरी 62 साल है। ठीक हो गया। ठीक है। मेरे ख्याल में उधर तो जी जी। मेरा तो उधर कोई नहीं है पाकिस्तान में लोग। और आपने कितने एप्लीकेशन होम ऑफिस को सबमिट किए हैं पहले? 1 दफ़ा अप्लाई किया है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा अप्लाई किया आपने? हमारा तो 3 दफा हुआ है। 3 दफ़ा उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आपका केस। ठीक है। और आप रहती कहाँ हैं यूके में? कौन से शहर में? यूके में स्लो में रहते हैं। स्लाव में रहते हैं। ठीक है। देखिए अगर आपका केस सही तरह तैयार किया जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ इन कंट्री वीज़ा दे देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपका केस है वो सही तरह तैयार किया जाए, फिर ही इसमें बात बन सकती है। अगर आप एक जनरल सा एप्लीकेशन सबमिट कर देती हैं कि जी मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरा हस्बैंड यहाँ है, मैं वापस नहीं जा सकती, इस तरह आपको वो नहीं वीज़ा देंगे। प्रॉपर ग्राउंड्स हों, सही तरह वो केस तैयार किया जाए, फिर इसमें बात बन सकती है। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, जो आपको पिछले 3 रिफ्यूज़ल्स आपको मिले हैं, किसी अच्छे सॉलिसिटर के पास जाएं, बेशक मेरे पास आ जाएं, किसी सॉलिसिटर के पास जाएं, उसको दिखाएं ये रिफ्यूज़ल्स हैं, जो जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको एक एक करके दूर करें। अगर आप वो दूर कर देती हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% लाइव ऑन एयर कि आपको वो वीज़ा देंगे। आपका केस अच्छा केस है, आपके सारे बच्चे यहाँ हैं, आपका हस्बैंड यहाँ है, वो भी ब्रिटिश है। अगर ये केस सही तरह तैयार किया जाता है 100% आपको वीज़ा देंगे। तो इसलिए
इस शो के बाद आप फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर के पास जाएं और उससे एडवाइस लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी कामराज साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरी कॉल ली। जी 2 क्वेश्चन है मेरे के, काइंडली आप मुझे उनका हल बता सकते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट। जी जी sure। नंबर 1 के मेरे पेरेंट्स, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और जो मेरे पेरेंट्स हैं दे अबव 65। राइट तो सबसे पहले मैं उनको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ। राइट सेकंड क्वेश्चन जो है कि मेरी शादी जब हुई थी उस वक्त पहले 10 साल है मुझे बच्चे यानी कि औलाद नहीं थी, तो हमने एक बच्ची अडॉप्ट की थी जो मेरे छोटे भाई की है। अभी उसकी एज अराउंड 15 है। तो वो अभी भी हमको पेरेंट्स मानती है। तो अब उसको यहाँ पे हम ला सकते हैं जबकि हमको 10-12 साल हो गए हैं यहाँ पे, और मियाँ बीवी दोनों हम ब्रिटिश हैं, हमारे यहाँ पे 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक है, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि पहले आप अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना चाहते हैं, आपने साबित करना होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनको देखभाल की ज़रूरत है, उनके पास कोई सीरियस हेल्थ कंडीशंस है और वहाँ उनकी देखभाल हो नहीं सकती और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप ये साबित कर सकते हैं इन दोनों में एक चीज़, फिर आप अपने पेरेंट्स को यहाँ सेटलमेंट के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी मेरे ख्याल में, आपके भाई वहाँ पाकिस्तान में हैं और होम ऑफिस की आर्गुमेंट ये होगी कि अगर आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, आपके जो भाई हैं वो उनकी देखभाल क्यों नहीं कर सकते। सो थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। और इस एप्लीकेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है कॉस्ट। आप ILR की एप्लीकेशन की फ़ीस भरते हैं, 90% होम ऑफिस वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती है। आप अपील पर जाते हैं, वहाँ आप अपील की फ़ीस भरते हैं, सोलिसिटर्स की फ़ीस, बैरिस्टर की फ़ीस, और चांसेस आपके 50-50 होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स को सही कोई क्या लें सीरियस मेडिकल कंडीशंस और उनकी देखभाल वहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकती और वो वाकई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर इसमें बात बन सकती है। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि सोलिसिटर से मिल लें और वो आपको असेस कर सकता है कि इसमें कितने चांसेस हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपने अपनी नीस को अडॉप्ट किया हुआ है और आप उसको यहाँ बुलवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में कोई अडॉप्शन ऑर्डर तो होता नहीं है कोर्ट्स में, वहाँ है एक गार्डियनशिप ऑर्डर, सो वो आपके पास होना चाहिए। अगेन आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और आपने जज को मुतमिन करना होगा कि ये जो बच्ची है ये वाकई आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप ये इसलिए नहीं कर रहे कि आप इमिग्रेशन रूल्स को सर्कमवेंट करना चाहते हैं, उस बच्ची को यहाँ लेके आना चाहते हैं कि वो अपनी एजुकेशन यहाँ करे। कि उनकी मेन आर्गुमेंट ये होगी कि अगर बच्ची के पेरेंट्स वहाँ ज़िंदा हैं फिर वो क्यों नहीं बच्ची की देखभाल कर रहे, आपने उसको क्यों अडॉप्ट किया हुआ है। और ये जो ऑब्जेक्शन है इसको दूर करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो इसलिए अगेन मेरी आपसे ये एडवाइस होगी, एक सोलिसिटर से मिल लें जो आपको बता सके इसमें क्या चांसेस होंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। भाईजान, क्या था कि 2.5 साल पहले हमारा लीव टू रिमेन हुआ था मेरा विद फैमिली के साथ। ठीक है। तो मैं फैमिली के साथ पाकिस्तान गया था। ठीक है, तो अभी 1 साल बाद अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि फैमिली के साथ मैं गया था, और लेकिन मैं अब अकेला जाना चाह रहा हूँ। अभी मेरा लीव टू रिमेन 2-3 महीने बाद फिनिश होना है। तो क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एयरपोर्ट पे होगी आने में जाने में? ठीक है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरी वालदा विजिट वीजे पे इधर लंदन आई हैं, तो हमने उनका केस अप्लाई किया है। तो 3 भाई ब्रिटिश हैं और मैं लीव टू रिमेन पे हूँ। तो क्या हम उनको उनकी नेशनैलिटी अप्लाई करके उनका वीजा ले सकते हैं? किसकी नेशनैलिटी लेके? वालदा की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। वालदा का उनके पास विजिट वीजा था, तो उनका केस अप्लाई कर सकते हैं हम? नहीं, पहले तो आपने उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना होगा ना। वीज़ा जब मिलेगा उसके बाद ही उनको नेशनलिटी मिलेगी। आपने कौन सा एप्लीकेशन उनके लिए सबमिट किया है अभी? नहीं, वीजा ही कह रहा हूँ, वीजा ही अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने कौन सा एप्लीकेशन उनके लिए सबमिट किया है? वालदा के लिए जी
आपने अभी कौन सा एप्लीकेशन उनके लिए सबमिट यही किया? सेटलमेंट के लिए वाह, ओके। और वो कब एंटर हुई थी? सेटलमेंट के लिए और वो कब एंटर हुई वो थी? 1 साल पहले हुई थी। ठीक है। और उनके पास एक्सेप्शनल जी। अश्योरेंस था? नेशनल इंश्योरेंस नहीं नहीं, एक्सेप्शनल अश्योरेंस। नहीं, उनके पास नहीं था। ठीक है। उनके और पास सिर्फ आपने विजिट वीजा था। आपको किसने कहा कि सेटलमेंट की एप्लीकेशन डाल दें? सोलिसिटर ने कहा था। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपकी वालदा का जो ये मसला है, अगर वो विज़िट वीज़े पर आई हैं और उनके पास एक्सेप्शनल अश्योरेंस भी नहीं थी, फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अनलेस अगर उनके पास कोई सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं जिस वजह से वापस नहीं जा सकती, फिर इसमें कोई चांसेस होते हैं। लेकिन आप इनडेफिनिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन होता है, जो पिछले कॉलर ने पूछा था, यू कैन ओनली अप्लाई आउट कंट्री। सो जो सही रूट था आपके लिए वो था प्राइवेट लाइफ के ऊपर आप एप्लीकेशन सबमिट करते या ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि उनको 2.5 साल का वीज़ा दिया जाए। मुझे थोड़ी सी ये हैरत हो रही है कि आपने फ़ौरन इनडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। अगर इतना आसान होता फिर तो सब जो हमारे अंकल्स या आंटी जो आते हैं पाकिस्तान इंडिया से, वो तो फ़ौरन इनडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल कर लेते। इतना आसान वो नहीं होता। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि अभी आपके वीज़ा एक्सपायर होने में 3 माह रहते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ आपने मेक श्योर करना है कि कम से कम 1 दिन पहले, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप वापस यूके आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया हुआ है जैसे फैमिली एक्सटेंडेड वीजा के लिए ना, वीजा एक्सटेंड करने के लिए सेकंड टाइम, तो वो 7 मंथ हो गए, कोई अपडेट नहीं आया। तो कितना टाइम लगता है उस चीज के लिए? आपके पास कौन सा वीज़ा था जब आपने अप्लाई किया कि एक्सटेंडेड? जैसे फैमिली सेटलमेंट में हमें 2.5 ईयर का मिला था, तो अभी हमने नेक्स्ट बारी एक्सटेंड करने के लिए फाइल लगाई हुई है जैसे ना। नहीं, आपने कहा ना कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर या डायरेक्ट फैमिली मेंबर? मैं ये डायरेक्ट, लाइक जैसे वो 7 ईयर के बेसिस पे बच्चों के लिए फैमिली को मिला था सेटलमेंट ना। ठीक है। और कितने माह हो गए एप्लीकेशन सबमिट किए हुए? हाँ जी, तो 7 मंथ हो गए फिंगर्स हुए को, कोई अपडेट नहीं आई अभी तक। फिंगरप्रिंट्स दे दिए? हाँ जी 7 मंथ हो चुके हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जैसे शो के स्टार्ट में मैंने अर्ज़ किया था कि होम ऑफिस की पॉलिसी होती है 6 मंथ्स में हम आके केस को डिसाइड करते हैं। कभी कभी होता है आजकल कि 6 तो लेके 8 माह भी वो ले लेते हैं। अगर 1 मंथ के अंदर आपको जवाब नहीं आता, फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि एक सख्त सा लेटर उनको लिखें कि जी 7-8 माह हो गए हैं, हम फंसे हुए हैं, प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन को एक्सपर्टाइट करें। अगर फिर भी जवाब ना आए, फिर आप अपने MP को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डिले है आपके एप्लीकेशन में, लेकिन 100% आपको वो वीज़ा दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ YouTube पर जाएँ और वहाँ टाइप करें कामरा एजाज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में जाके आप मुझे लिख सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।